हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। यह मूवी सन 2014 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 6.2 की। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें जहां फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है। इस मूवी के शुरुआत में हमें लियोनार्डस और उन सैनिकों को दिखाया जाता है जो युद्ध में शहीद हो चुके हैं। वहीं पर जक्सिस होता है जो अपने फरसे से लियोनार्डस का सर धड़ से अलग करता है। इसके बाद हमें लियोनार्डस की रानी को दिखाया जाता है जो अपने सैनिकों को शहीद लियोनार्डस और उसके 300 स्पार्टन्स के शहीद होने की गाथा सुना रही होती है। कैसे उन जाबाज 300 स्पार्टन्स ने हजारों लाखों फारसियों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर रानी बताती है यह सब आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था। इसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जक्सिस के पिता डेरियस जो फारस के राजा थे वो यूनान पर अपना कब्जा करना चाहते थे। उस वक्त जक्सिस एक आम इंसान था। जब फारसी सेना यूनान पर कब्जा करने के लिए थकी हुई 1 महीने के सफर से यूनान पहुंची और तभी एथेनियंस ने उन पर हमला कर दिया। वो अपने लोगों को हथियार भी नहीं बांट पाए थे और ये एथेनियंस की रणनीति बनाई थी एक आम इंसान ने जिसका नाम होता है थिमोथक्लिस। अब यहाँ यूनान और फारसियों के बीच भयानक युद्ध होता है जिसमें वो एक दूसरे का कत्लेआम करते हैं जिसमें सैकड़ों जाने जाती है। और इस मारकाट के बीच एक लम्हा ऐसा आता है जब थिमोथक्लिस को राजा डायरस दिखता है। हालांकि वो इससे बहुत दूर समुद्र में अपने जहाज पर होता है और थिमोथक्लिस इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। उसके सामने एक तीर और धनुष पड़ा होता है, वो उसे उठाता है। जब राजा डायरस का ध्यान दूसरी तरफ होता है तो वो उन पर तीर चला देता है और तीर सीधा जाकर राजा डायरेस के सीने में लगता है। और उसी जहाज में राजा डायरेस का बेटा होता है जिसका नाम है जक्सिस। उसकी आंखों में वो नफरत और बदले की भावना को देख लेता है। और अब जक्सिस अपने पिता को लेकर फारस वापस चला जाता है और डायरेस अब मरने वाला होता है। अब यहीं पर राजा के खास लोगों में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आर्टिमिसिया। और राजा आर्टिमिसिया पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। आर्टिमिसिया एक बहुत ही खूबसूरत और खूंखार योद्धा होती है। और अब आर्टिमिसिया राजा से मिलने आती है तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मरने से पहले अपने बेटे को बोलता है उन यूनानियों को उनके हाल पर छोड़ दो, उन्हें सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। अब आर्टिमिसिया राजा का तीर निकाल देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब कुछ दिनों तक जक्सिस अपने पिता के गम में बैठा रहता है। और फिर 8वें दिन आर्टिमिसिया जक्सिस के कानों में जहर घोलती है। वो जक्सिस को बोलती है तुम्हारे पिता ने कहा था यूनानियों को केवल देवता ही हरा सकते हैं और अब तुम बनोगे दिव्य सम्राट। और इसके बाद आर्टिमिसिया दुनिया के कोने कोने से जादूगरों को बुलाती है और वो सब जादूगर जक्सिस के पूरे शरीर पर जादुई पत्तियों को लपेटकर उसे रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर वो भूख और प्यास से भटकते हुए एक गुफा में पहुंचता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो बिना आंख और दृष्टि के होते हैं। जक्सिस उनके सामने से आगे चला जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से काली शक्तियों को समर्पित कर देता है। और जब वो उस पानी से बाहर निकलता है तो उसमें जक्सिस के इंसानी शरीर का कोई अंग नहीं होता है। उसकी इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है और जक्सिस ने एक देवता के रूप में पुनः जन्म लिया होता है। वही महल में आर्टिमिसिया जक्सिस के सभी शुभ चिंतकों को मार देती है जिससे जक्सिस और उसको उसके मकसद से कोई भटका न सके और ये यूनान को खत्म कर दे। फिर हमें पता चलता है दरअसल में आर्टिमिसिया खुद भी एक यूनानी होती है। दरअसल में एक यूनानी सैनिकों के दस्ते ने उसके पूरे परिवार का बलात्कार करके उन्हें मार दिया होता है और आर्टिमिसिया को बंदी बना लेते हैं और बहुत लंबे समय तक उसका शोषण किया और बाद में उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक देते हैं। तभी एक फारसी दूत आकर उसकी जान बचा लेता है और उसे फारस ले आता है। फारस में उसे एक अव्वल लेवल के दर्जे की तालीम दी जाती है और आर्टिमिसिया एक खूंखार योद्धा बन जाती है। दरअसल में आर्टिमिसिया ने कसम खाई होती है वो तभी यूनान लौटेगी जब उसे खाक में मिलता हुआ देखेगी। और अब जक्सिस बदला लेने के लिए 10 लाख से भी अधिक सैनिकों को लेकर यूनान पहुंच जाता है। और यूनान पहुंचने के बाद लियोनार्डस और उनके सैनिकों ने उन्हें लोहे के चने चबवा दिए होते हैं और अंत में वो सबके सब शहीद हो जाते हैं। और फारस की एक बहुत बड़ी टुकड़ी की कमान आर्टिमिसिया ने संभाली होती है और वो समुद्र में दूसरी तरफ होती है। और तभी थिमोथक्लिस अपने जहाज को लेकर उनकी तरफ बढ़ जाता है और आर्टिमिसिया के बड़े जहाजों के सामने थिमोथक्लिस के जहाज बहुत छोटे और कम होते हैं। लेकिन थिमोथक्लिस जानता है फारसी जहाज सामने से बहुत मजबूत है लेकिन बीच में से नहीं है। और अब आर्टिमिसिया अपने बहुत सारे जहाजों को थिमोथक्लिस के जहाजों को खत्म करने के लिए भेजती है जिनकी कमान कमांडर बंदारी संभालता है। लेकिन थिमोथक्लिस की रणनीति के सामने फारसी जहाज टिक नहीं पाते हैं और वो अपने जहाजों को उनके जहाजों के बीच में टक्कर मारते हैं और जिससे वो टूटकर समुद्र में डूब जाते हैं। और इस हमले से यूनान की जीत होती है और इस बात से आर्टिमिसिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है 10,000 सैनिकों में भी मैं अकेली हूँ। तभी वहाँ पर खड़ा एक सैनिक बोलता है शाम होने से पहले आपकी जीत आपके कदमों में होगी, ये मेरा वादा है। और फिर आर्टिमिसिया बोलती है काश ऐसा हो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद फारसी जहाजों का एक और बेड़ा थिमोथक्लिस की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचने वाले होते हैं थिमोथक्लिस अपने जहाज लेकर वहाँ से निकल जाता है। फारसियों को लगता है वो वहाँ से भाग रहे हैं और वो उनका पीछा करते हैं। जिस तरफ थिमोथक्लिस अपने जहाजों को लेकर गया होता है उस तरफ बहुत कोहरा होता है और फारस की सेना को कुछ नहीं दिख रहा होता है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वहाँ चट्टानें आ जाती है जिनसे टकराने पर उनके जहाज टूटने लगते हैं। और तभी उन्हें दिखता है थिमोथक्लिस ने 2
चट्टानों के बीच अपना जहाज खड़ा कर दिया होता है और उस जहाज से टकराने के बाद फारसियों के सारे जहाज वहीं रुक जाते हैं और तभी थेमिस्टोक्लिस अपने सारे सैनिकों को लेकर उन पर टूट पड़ता है और एक बार फिर फारस के सैनिकों को शिकस्त मिलती है, वो हार जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें आर्टेमिसिया दिखाई जाती है जो थेमिस्टोक्लिस की रणनीतियों से परेशान हो जाती है और वो अपना एक दूत उस तक भेजती है और थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिसिया से मिलने आता है। वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए मिलते हैं जो हर युद्ध में एक आम बात होती है। आर्टेमिसिया उससे बोलती है तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे फारसी सैनिकों को मारा है और फिर आर्टेमिसिया उसको बताती है हमारे सैनिकों की गिनती तुम्हारे सैनिकों से 1000 गुना ज्यादा है। और आर्टेमिसिया बोलती है मुझे तुम जैसे कमांडर की जरूरत है। और फिर आर्टेमिसिया उससे बोलती है तुम मेरे साथ मिल जाओ, उसे हर तरीके का लालच देती है। वो उससे बोलती है तुम मेरे साथ मिल जाओ, हर रात मेरे साथ होगी। और फिर इन दोनों के बीच फिजिकली रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और इसी दौरान वो थेमिस्टोक्लिस को बोलती है मेरे साथ मिल जाओ और फिर वो मना कर देता है। तभी आर्टेमिसिया उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और फिर अपने सैनिकों को बुलाकर बोलती है ले जाओ इस कचरे को बाहर। दरअसल में आर्टेमिसिया किसी भी तरीके से यूनान को खत्म कर देना चाहती है। वो हर तरीके की कोशिश कर रही होती है यूनान को खत्म करने के लिए। जब थेमिस्टोक्लिस वापस अपने लोगों के पास पहुंचता है तब उसका एक दोस्त उससे पूछता है क्या हम आर्टेमिसिया को हरा सकते हैं। फिर थेमिस्टोक्लिस बोलता है अगली बार वो अपनी पूरी ताकत से हमला करेगी और फिर होता भी ऐसा ही है। अगले दिन आर्टेमिसिया खुद रणनीति बनाती है। वो समुद्र में अपने जहाजों से तार डालती है ताकि उनको जलाकर राख कर दिया जाए और आर्टेमिसिया अपने खास सैनिकों को भी भेजती है जिनके कंधों पर टार बंधा होता है। ये एक तरीके के सुसाइड बॉम्बर होते हैं। जब टार उनके जहाजों के चारों तरफ फैल जाता है तब आर्टेमिसिया अपने तीर पर आग लगाकर उनकी तरफ फेंक देती है और उनके जहाजों में आग लगनी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ आर्टेमिसिया ने जो सुसाइड बॉम्बर भेजे होते हैं उनमें से एक आदमी उनके जहाज पर पहुंच जाता है और फिर आर्टेमिसिया तीर पर आग लगाकर उसके पीठ पर बंधे टार पर मारती है। इससे पहले कि थेमिस्टोक्लिस कुछ कर पाता एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसका जहाज निस्ते नाबूद हो जाता है। और आज इस युद्ध में यूनानियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। थेमिस्टोक्लिस के लगभग सारे सैनिक मारे जाते हैं और थेमिस्टोक्लिस बच जाता है। उसके पास 6 जहाज और कुछ लोग बचते हैं और तभी थेमिस्टोक्लिस को अपनी पुरानी गलती याद आती है जिसे वो आज भी नहीं भूला होता है। जो 10 साल पहले उसने राजा डेरियस को मारा था उसकी जगह उसे उसके बेटे को मारना था। आज भी उसे उसकी वो गलती याद आती है और इस सब के लिए वो आज भी अपने आप को जिम्मेदार समझता है। अगर उसने उस समय जक्सिस को मारा होता तो आज ये युद्ध नहीं होता। वहीं अब हमें जक्सिस दिखाया जाता है तो लियोनाइडस और 300 सैनिकों को मार के अब वो नर्क के द्वार को पार करके यूनान में दाखिल हो रहा होता है। और फिर जक्सिस एथियाल्टिस को लियोनाइडस की तलवार देता है और उसे एथेंस जाने के लिए बोलता है ताकि उन्हें पता चल जाए जक्सिस अपनी विशाल सेना के साथ एथेंस आ रहा है। और दूसरी तरफ थेमिस्टोक्लिस को यह सूचना मिल जाती है लियोनाइडस और उसके 300 स्पार्टन्स युद्ध में शहीद हो चुके हैं और अब नर्क का द्वार खुल चुका है। तभी थेमिस्टोक्लिस अपने एक जवान को बुलाता है और कहता है इन 300 स्पार्टन्स की कहानी पूरे यूनान के गांव-गांव में जाकर फैला दो और यह पूरे यूनान को एक कर देगी। और वह अपने बचे हुए लोगों को एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए बोल देता है और खुद इस पैगाम को एथेंस तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो एथियाल्टिस भी लियोनाइडस की तलवार लेकर वहां पहुंच जाता है। तभी थेमिस्टोक्लिस बोलता है कुबड़े ने यूनान का चोला उतारकर फारसी चोला पहन लिया है और उसी की वजह से वो 300 स्पार्टन्स शहीद हुए। और तभी एथियाल्टिस बोलता है मैं दिखने में तो घिनौना हूँ ही और मैंने जो काम किया है वो उससे भी ज्यादा घिनौना है। और फिर वो उन्हें बताता है शहंशाह जक्सिस अपनी फौज को लेकर एथेंस आ रहे हैं, वो इस पूरे शहर को जलाकर राख कर देंगे। और इसके बाद एथियाल्टिस वहां से निकल जाता है और थेमिस्टोक्लिस स्पार्टा की रानी से मिलने वहां आता है और ताकि उन्हें भी जंग में अपने साथ शामिल होने के लिए मिला ले। दरअसल में थेमिस्टोक्लिस पहले भी आया था जब लियोनाइडस जिंदा था और ओरेकल्स के पास गया था और उस टाइम पर रानी ने उनके साथ मिलकर जंग लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि स्पार्टा और एथेंस की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। पर अब ये बात पूरे यूनान की है। थेमिस्टोक्लिस रानी को बोलता है मुझे स्पार्टा का एक एक जहाज और एक एक सैनिक चाहिए और रानी बोलती है वो पहले ही यूनान के लिए काफी कुछ कुर्बान कर चुकी है और अब क्या बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ा दे। और वो उनका साथ देने से मना कर देती है और थेमिस्टोक्लिस वहां से जाने से पहले लियोनाइडस की तलवार रानी को दे देता है और बोलता है बदला लीजिए। और दूसरी तरफ जक्सिस एथेंस पहुंचकर वहां पर तबाही मचाकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। और फिर हमें जक्सिस और आर्टेमिसिया एक साथ दिखाए जाते हैं जिसमें वो एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और वहीं पर एथियाल्टिस आ जाता है और वो बताता है थेमिस्टोक्लिस अभी जिंदा है। और तभी आर्टेमिसिया बोलती है वो मर चुका है और एथियाल्टिस बोलता है वो जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से उसे जिंदा देखा है। और एथियाल्टिस उन्हें यह भी बताता है उनका समुद्री बेड़ा अभी भी सेरेमिनियस की खाड़ी में महफूज है। दरअसल में थेमिस्टोक्लिस जब उस कुबड़े से मिला होता है तो उसे यह बोलने के लिए बोलता है हम सेरेमिनियस की खाड़ी में यह किस्सा खत्म कर देंगे। अब आर्टेमिसिया वहां से जाने लगती है और वह कहती है हम उन पर अभी हमला करेंगे और जक्सिस उसे रोकते हुए बोलता है समझदारी इसी में है, इस सच का पता लगाया जाए। अब आर्टेमिसिया उससे बोलती है जंगी मामलों में क्या तुम अब मुझे सलाह मशूरा दोगे। और जक्सिस बोलता है
मैं तुम्हारा दिव्य सम्राट हूँ। आर्टेमिसिया बोलती है, तुमने 300 स्पार्टन्स को मार के उन्हें अमर बना दिया और एथेंस जैसे खूबसूरत शहर को जलाकर राख कर दिया। यह बात सुनकर जक्सिस को गुस्सा आ जाता है और वह आर्टेमिसिया को एक थप्पड़ मार देता है। आर्टेमिसिया खड़ी होती है और बोलती है, मैं हमला करूंगी, और जक्सिस बोलता है, रुक जाओ। और तभी आर्टेमिसिया बोलती है, भूलना मत तुम्हारे सर पर ताज किसने रखा है, राजा साहब। और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें थेमिस्टोक्लिस को दिखाया जाता है, जो यह जानता है कि स्पार्टा के बिना वह लड़ाई नहीं लड़ सकता। और वहाँ पर उसके सभी लोग बोलते हैं, इन सब के जिम्मेदार तुम हो, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर थेमिस्टोक्लिस बोलता है, हाँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और फिर वो बोलता है, तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। और ये सब सच भी होता है, क्योंकि मुट्ठी भर लोग आर्टेमिसिया का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें से वहाँ से कोई भी नहीं जाता है। और फिर ये सब मिलकर यह फैसला करते हैं, वो फारस की सेना का मुकाबला करेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। और अब थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिसिया को खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है आर्टेमिसिया के बिना फारस की फौज कुछ भी नहीं है। और फिर थेमिस्टोक्लिस बोलता है, मैं किसी भी तरह उसे खत्म कर दूंगा। और फिर हमें युद्ध का दूसरा दिन दिखाया जाता है, जिसमें थेमिस्टोक्लिस के कुछ जहाज होते हैं और फारसियों के बहुत सारे जहाज उनके सामने आ रहे होते हैं। इसके बाद इनके जहाज आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। आर्टेमिसिया कई यूनानियों को मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि वो एक बहुत ही खूंखार तलवारबाज होती है, जो एक घोड़े पर बैठकर बहुत ही मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर आर्टेमिसिया तक पहुंचता है। फिर इन दोनों के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है, जिसमें ये दोनों ही घायल हो जाते हैं। और अंत में आर्टेमिसिया को थेमिस्टोक्लिस मार देता है। और अभी भी ये मुट्ठी भर बचे हुए लोग इनकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है 300 स्पार्टन्स की कुर्बानी ने पूरे यूनान को एक कर दिया होता है। और स्पार्टा की रानी भी अपनी फौज को लेकर यहाँ पहुँच जाती है और फारसियों पर उनकी तलवारों का कहर बरसता है। और फिर हमें जक्सिस को दिखाया जाता है, जो दूर पहाड़ी की एक चट्टान पर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। स्पार्टन्स और एथेनियंस मिलकर अपनी तलवारों का कहर फारसियों पर बरसा रहे होते हैं, उन्हें मौत की नींद सुला रहे होते हैं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। और इसके अगले पार्ट में हमें देखने को मिल सकता है जक्सिस और उसकी सेना का क्या होता है।